हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। और आज तारीख हो गई है 22 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जी हाँ, कोरोना टीकाकरण के अभियान में अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी आज कई सारी नई योजनाओं की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। और अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक SBI में खाता है तो भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है SBI की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ बड़ा फैसला है। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट अपडेट है। एक एक करके आज की सभी 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की तो खबर है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी घोषणा है। केंद्र सरकार 15 अगस्त 2022 तक देश के हर नागरिक को घर उपलब्ध करा देगी। जी हाँ, कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के थल तेज सीलेज क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर ओवरब्रिज का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। और इस दौरान ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ग्रामीण के साथ ही शहरी इलाकों में भी आवास परियोजनाओं पर काम चला रही है। और अब तक तकरीबन 10 करोड़ किफायती आवास लोगों को दिए भी जा चुके हैं। और 15 अगस्त 2022 तक देश के हर नागरिक को अपना घर मुहैया कराने की सरकार की प्लानिंग है। तो ये अच्छी बात है वाकई में। इसके अलावा गृह मंत्री का यह भी कहना कि साल 2022 तक देश में नहीं रहेंगी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग, यानी कि इंडियन रेलवे में भी आपको ये बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा ईयर 2022 तक। ठीक है ना। साथ ही अगली खबर देखिए, दिल्ली सरकार भी साल 2025 तक तकरीबन 89,400 फ्लैट्स बनवाएगी और जल्द ही कई सारे लोगों को पक्का मकान मिलेगा। तो ये भी राजधानी दिल्ली गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की अच्छी पहल है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, देश के हर जिले में अब खुलेगा जानवरों के लिए ट्रामा सेंटर। आखिर इसमें क्या सुविधाएं मिलेगी? तो दरअसल देश के हर डिस्ट्रिक्ट में जिले में अब मवेशियों के लिए यानी कि एनिमल्स के लिए एक ट्रामा सेंटर खुलेगा। ट्रामा सेंटर में मवेशियों के साथ साथ अटेंडेंट की भी ठहरने की व्यवस्था होगी। जी हाँ, केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह गायों की आकस्मिक मौत को लेकर काफी गंभीर है। और इसीलिए कुल मिलाकर के हमारे देश में जो गाय भैंसे हैं उनकी देखरेख करने के लिए ट्रामा सेंटर खोलने का निर्देश जारी किया है। और देश के हर जिले में ये खोला जाएगा। हाल ही में पशुपालन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को इसके लिए पत्र भी लिखा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजधानी दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों ने भी इस पर अमल करना शुरू कर दिया। तो ये अच्छी बात है, ट्रामा सेंटर खुलेंगे। इससे कुल मिलाकर के गायों और भैंसों की देखभाल अच्छे से हो पाएगी। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, भारत ने किया स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफल परीक्षण। 100 किलोमीटर की दूरी से भी बना सकता है दुश्मनों को निशाना। जी हाँ, भारत की रक्षा के क्षेत्र में एक और नई उपलब्धि देखी है। भारत ने खुद स्वदेशी होक आई कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को रक्षा PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उड़ीसा के तट से होक आई विमान से एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जिसका नाम है SAAW इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये पूरी तरह से भारत में निर्मित है और 100 किलोमीटर तक का इसका टारगेट पॉइंट है। तो ये भारतीय सैनिकों के लिए और भी ज्यादा पावरफुल टूल है। ये अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, इस साल दोस्तों नए साल में 53% कंपनियां जो है वो अपना स्टाफ बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। हाल ही में एक सर्वे में इस बात का पता चला है। और इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा भर्तियां तो टेक्नोलॉजी कंपनियों में होगी, लेकिन इस साल नौकरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट भी बढ़ेगा। कोरोना वायरस की महामारी के बाद जो देश और दुनिया अर्थव्यवस्था में जूझ रही ना, इस मौके पर एक सर्वे कराया गया और उसमें इस बात का पता चला दोस्तों की 53% कंपनियां तो अपना स्टाफ बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। और बाकी 74% टेक्नोलॉजी फर्म स्टाफ की कंपनियां जो हैं वो स्टाफ की संख्या में 14% बढ़ोतरी करेगी। और बाकी 68% कंपनियां ई कॉमर्स कंपनियां स्टाफ की संख्या में 12% बढ़ोतरी करेगी। 44% कंस्ट्रक्शन कंपनियों में स्टाफ संख्या 10% बढ़ेगी। 60% कंपनियां इंक्रीमेंट देने के लिए भी तैयार है, यानी कि सैलरी में तनख्वाह वगैरह में भी बढ़ाए इस साल, है ना। और बाकी 55% कंपनियां इस साल बोनस वगैरह भी देगी अपने कर्मचारियों को। तो एक रिपोर्ट में सर्वे में इस बात का पता चला है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर दिल्ली में होगी सड़क, मिल गई मंजूरी। जी हाँ, आपको पता होगा कल ही सुशांत सिंह राजपूत जी का जन्मदिन था। और जन्मदिन पर उनके फैंस ने उनको काफी मिस भी किया और काफी अलग तरीकों से उनको याद भी किया। एक्टर के घर के बाहर जलाकर मोमबत्तियां जलाई और फूल पुष्प वगैरह रखे। और इसी बीच दोस्तों राजधानी दिल्ली में दिल्ली के नगर निगम ने सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण रखने का फैसला किया है। अच्छी बात है उनके सम्मान में। और साथ ही अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को जाएंगे कोलकाता और लॉन्च करेंगे नेताजी की चिट्ठियों से जुड़ी किताब। जी हाँ, राष्ट्र के प्रति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अदम्य भावना और निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने और याद रखने के लिए भारत सरकार ने हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। और इस बार भी कल 23 जनवरी को फिर पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। और इस मौके पर पीएम मोदी कोलकाता जाएंगे और नेताजी की चिट्ठियों से जुड़ी एक किताब को पब्लिश भी करेंगे। और पराक्रम दिवस समारोह के उद्घाटन की स्थापना या अध्यक्षता भी वो करेंगे। इस दौरान
प्रधानमंत्री द्वारा एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। तो ये कुछ प्लानिंग चल रही है, अच्छी बात है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए। एक लाइक तो बनता है दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए। और बाकी अगली खबर आप देख सकते हैं, पीएम मोदी जो है वो असम में पट्टा देने की योजना की शुरुआत भी करेंगे 23 जनवरी को ही, है ना। भूमिहीन परिवारों को इससे फायदा भी मिलेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को असम के शिवसागर जिले में स्थित जेरंगा पठार में रहने वाले भूमिहीन लोगों के लिए तकरीबन 1.6 लाख भूमि पट्टा आवंटन प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। और इससे उन लोगों को फायदा होगा जो कि भूमिहीन परिवार हैं और उनके पास पट्टा वगैरह नहीं है, उनको उनकी जमीन की सुदबंदी के हिसाब से पट्टा भी आवंटित कर दिया जाएगा। तो ये सरकार की एक नई और अच्छी पहल भी है। और चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, HDFC बैंक के ऊपर सेबी ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और 1.5 महीने में ये चुकाना भी होगा। आखिर क्यों पता है? दरअसल पूंजी बाजार नियामक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो है उसने BRH वेल्थ क्रिएटर्स के मामले में देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जो कि बैंक को 15 दिन के अंदर अंदर भरना भी है। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में त्वचा की एक रहस्यमय बीमारी फैल रही है। अब हर दिन इसके तकरीबन 100 से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मतलब स्किन से जुड़ी कोई बीमारी है जो अभी छत्तीसगढ़ राज्य में फैल रही है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो है कि हर दिन 100 से भी ज्यादा केस आ रहे हैं यार। जी हाँ, दरअसल छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े चिकित्सा केंद्र अंबेडकर अस्पताल के त्वचा रोग विभाग में पिछले 2 साल में पहुंचे त्वचा रोग के मामलों में 50% दाद के मामले हैं। और विभाग में हर दिन 200 से 250 मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें 100 से 125 मरीज दाद की एक नई किस्म जिसका नाम है ट्राइकोफाइटन मेंटाग्रोफाइटस इन्फेक्शन के शिकार होते हैं। मतलब कि 100-150 लोगों में तो रोजाना इस तरह का दाद देखा जा रहा है। और क्योंकि दोस्तों दाद तो फिर वो छुआछूत वगैरह से फैलता है, तो ये जो इन्फेक्शन बीमारी हो गई है, संक्रामक रोग हो गया ना। और ऐसे में दाद को लेकर दोस्तों एक्सपर्ट का ये कहना है कि चिकित्सक के अनुसार दाद जो है वो फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। और जिस हिस्से में दाद होता है वहाँ त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं, कुछ घाव वगैरह निशान भी हो जाते हैं कई जगहों पर। दाद जो है वो जांघ के बीच में या पेट या कमर के नीचे या हाथ में ज्यादा होता है। फैलने का कारण है दोस्तों की पीड़ित के उपयोग किए हुए कपड़े, साबुन या अन्य सामग्री का इस्तेमाल दूसरे करे तो उनमें भी दाद हो सकता है, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी संक्रामक बीमारी है। इसलिए पीड़ित अपनी चीजें किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें, ध्यान रखें इन बातों का। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री KCR का बड़ा दाव है, गरीबों को नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण दिया जाएगा। जी हाँ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है दोस्तों कि सरकार ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस मामले पर अगले 2 से 3 दिनों में एक उच्च स्तरीय समीक्षा की बैठक भी की जाएगी और उचित आदेश भी जारी किए जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको एक तो नौकरियों में, शिक्षा में, इन सभी क्षेत्र में 10% आरक्षण मिले। ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री गवर्नमेंट की तरफ से आदेश है। और बाकी देखते हैं इस पर और जो उच्च स्तरीय बैठक होगी मामले पर, तो उसमें क्या सुनवाई अपडेट आता है। जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। और एक खबर देखिए, IMA का बड़ा ऐलान है, यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ऐलान है ये कि मिक्सोपैथी के खिलाफ 1 फरवरी से देश भर में डॉक्टरों की भूख हड़ताल होगी। जी हाँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये कहना दोस्तों कि 1 फरवरी को देश भर के मेडिकल छात्र, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल छात्र, रेजिडेंट डॉक्टर और IMA के सदस्य इस हड़ताल में शामिल होंगे। देश के 50 अलग अलग जगहों पर यह हड़ताल की जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान वाकई में ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल का ऐलान है, ये चिंता की बात है। 1 फरवरी 2021 से देश भर में डॉक्टरों की भूख हड़ताल का ऐलान किया गया। ये सब क्यों हो रहा है? तो देश में मिक्सोपैथी के खिलाफ पहले से ही विरोध जता रहे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि अब वे हड़ताल पर जाएंगे। तो ये मसला वही है दोस्तों कि हाल ही में आपको बताऊंगा आयुर्वेद डॉक्टरों को भी सर्जरी करने की जो इजाजत दी थी सरकार ने, उसी के खिलाफ डॉक्टरों की ये हड़ताल की प्लानिंग है। तो देखते हैं आगे और क्या अपडेट और फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। उत्तर भारत में ठंड के साथ अभी भी कोहरा वगैरह बना रहेगा और बारिश और बर्फबारी के आसार भी नजर आ रहे हैं कई राज्यों में। कहां क्या हालात रहेंगे, तो संपूर्ण भारत के आज 22 जनवरी 2021 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना दोस्तों, तो अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वगैरह बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी असम, मेघालय, नागालैंड और दक्षिण तमिलनाडु में भी कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर में 1-2 स्थानों पर बारिश की संभावना है। 22 जनवरी से बारिश की गतिविधियां जम्मू में तेजी से बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान गंगा के जो मैदानी भाग है उनमें पश्चिमी ठंडी और शुष्क हवाएं चलने की प्लानिंग भी है। और अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के भागों में कोहरे में कमी आएगी। तो ये है आज का मौसम समाचार अलर्ट वेदर न्यूज अपडेट। और आइए अब नजर डालते हैं देश में कोरोना वायरस से संबंधित क्या कुछ खबरें चल रही है। तो
कोरोना के वैक्सीनेशन या टीकाकरण प्रोग्राम को लेकर अपडेट है दोस्तों कि कोरोना के खिलाफ भारत में जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा ना, उसके तहत करीब 10 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है भारत में, है ना, जिसमें से दोस्तों वैक्सीन से अब तक 600 लोगों को साइड इफेक्ट हुआ। और इस पर स्वास्थ्य मंत्री का यह कहना कि ये सामान्य बात है, हर टीके में ऐसा होता ही है, क्योंकि ज्यादा कोई गंभीर रिजल्ट ये आंकड़ा नहीं है। 10 लाख में से 600 लोगों को साइड इफेक्ट होता भी है तो ये उतना देखने लायक नहीं है ना। और बाकी दोस्तों आज वाराणसी में कोरोना का टीका लगवाने वाले लोगों से बातचीत भी करेंगे पीएम मोदी, उनका हालचाल भी जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के जो लाभार्थी हैं और टीका लगा चुके जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकरण से जुड़े अपने अनुभव भी पीएम मोदी साझा करेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो खबर ये भी आ रही कि सरकार और राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में एक तो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे राज्यों के सीएम और सांसद उनको भी टीका लगाने की प्लानिंग चल रही है। यानी कि वैक्सीनेशन का जो ये दूसरा चरण होगा इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी वैक्सीन लगवाएंगे ताकि यह कि लोगों में एक विश्वास बने, उनका डर खत्म हो, है ना, अच्छी बात है। और बाकी भारत में आज के ताजा कोविड डेटा की अगर बात करें ना तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान 13,600 के लगभग नए मामले देखे गए और उसके बाद अभी कुल संक्रमित केस की संख्या 1,06,25,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है, जिसमें से 1,86,000 एक्टिव केस हैं यानी कि सक्रिय हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि कोरोना से 1,02,81,000 से भी ज्यादा लोग तो ठीक ही हो चुके हैं। और बाकी दोस्तों 1,53,000 से भी ज्यादा लोगों की भारत में मौत हो चुकी है इस कोरोना के कारण, 1,53 से भी ज्यादा आंकड़ा पहुंच चुका है। और बाकी दोस्तों भारत जो है उसने पड़ोसी देशों को जिसमें बांग्लादेश और नेपाल भी है इनको 30 लाख कोरोना वैक्सीन भेजी है। उसके बाद बांग्लादेश के मंत्री ने भी पीएम मोदी को थैंक्स बोला और कल ही आपको पता होगा कल भी भूटान वगैरह में भी वैक्सीन भेजी थी। तो रोजाना अपने पड़ोसी गरीब देशों को वैक्सीन भेजने का काम तो सुपर तरीके से चल रहा है और भारत में भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अच्छे से चल रहा है। उम्मीद है अच्छे नतीजे इसके हमें देखने को मिले, हमारे भगवान से यही दुआ है। और बाकी अगली खबर देखिए, किसान आंदोलन को लेकर अपडेट चला दोस्तों के कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान और उन्होंने कहा कि सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। कल ही आपको पता होगा सरकार ने किसानों को यह प्रस्ताव भी दिया था कि 1-1.5 साल तक क्यों ना कृषि कानूनों को हम रोक दें या पोच कर दें, तो आप अपना आंदोलन रोक दो। तो ऐसे में किसानों ने पहले तो कहा था कि हम सोच समझ कर विचार करके बताएंगे और आज किसान भाई लोगों ने कह ही दिया कि सरकार की पेशकश जो वो नामंजूर है, क्योंकि किसान बोले कि कृषि कानून की वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, जबकि सरकार ने 1.5 साल कानून लागू न करने की बात कही थी। एजे 1.5 साल तक इन कानूनों को टेम्परेरी निलंबित कर दिया जाएगा, लेकिन इस बात पर भी किसान भाई लोग सहमत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के सभी पुलिस वालों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। और वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जैसा कि दिल्ली की पुलिस जाने और किसान भाई लोग जाने की दिल्ली में इस बार मतलब कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैलियां की जाएगी या नहीं, तो इस पर भी किसानों का ऐलान है कि हर हाल में ट्रैक्टर रैली तो निकलेगी ही। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी भी किसानों को मना किया, लेकिन किसान भाई लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और किसानों का यही कहना है कि हर हाल में ट्रैक्टर रैली तो निकलेगी ही निकलेगी 26 जनवरी पर, है ना। और बाकी इसके अलावा केट ने भी ये दावा किया कि दिल्ली एनसीआर में किसानों के आंदोलन के चलते 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का व्यापार नुकसान हुआ है। ये केट का कहना है, यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स व्यापारिक संगठन की तरफ से अपडेट आना। और चलिए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां खबर देखिए दोस्तों, एक तो पश्चिम बंगाल में बटेगा मुस्लिम वोट, ममता को टक्कर देने के लिए मौलाना अब्बास ने भी अपनी खुद की पार्टी बना ली है। अब्बास सिद्दीकी से पूछा गया कि नया राजनीतिक संगठन बनाने और चुनाव लड़ने से क्या अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा होगा जिससे तृणमूल कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो उन्होंने जवाब दिया सत्तारूढ़ पार्टी की चुनावी संभावनाओं के बारे में चिंता करना उनका काम नहीं है। और कुल मिलाकर के एक पार्टी हिंदू की तरफ हो गई, एक पार्टी मुस्लिम की तरफ हो गई, तो कुछ तो वोटिंग जरूर कटेगी ही, ये तो दिखती ही बात है, जाहिर सी बात है। देखते हैं चुनावी नतीजे क्या रहते हैं आगे पश्चिम बंगाल में, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, बजाज पे एक नया फाइनेंशियल ऐप आने जा रहा है। दरअसल यूजर्स को अब एक और डिजिटल पेमेंट ऑप्शन मिलने जा रहा है जिसका नाम होगा बजाज पे, यानी कि बजाज फाइनेंस जल्द ही बजाज पे ऐप लॉन्च करने की प्लानिंग में है। यानी कि जिस तरह से पेटीएम, फोन पे, भीम ऐप, गूगल पे, जीपे वगैरह जो है ना, उस तरह से बजाज पे भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में अगर आपका खाता ना, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलर्ट आ रहा है। एसबीआई का यह कहना है कि आप फटाफट से अगर आपका खाता एसबीआई में है तो पैन कार्ड की डिटेल्स को अपडेट करा लें, वरना इस तरह के ट्रांजेक्शन में आपको दिक्कत हो सकती है। कौन से? तो दरअसल एसबीआई का डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। ऐसे लेन देन के लिए अब आपका पैन कार्ड लिंक कराना जरूरी होगा। जी हाँ, भारतीय स्टेट बैंक का यह कहना दोस्तों कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को चालू रखना चाहते हैं या फिर आपको इंटरनेशनल
इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत आ रही है तो फटाफट से आप अपने पैन कार्ड से जुड़ी डिटेल्स को बैंक खाते के साथ अपडेट करा लें। या यूं कहे कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो भी आपको अपनी पैन कार्ड की डिटेल्स KYC के रूप में वेरीफाई करनी होगी, तभी आप SBI की इंटरनेशनल सर्विसेज का यूज लेते रहेंगे और ले पाएंगे, ठीक है। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, नोएडा ग्रेनो में और यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे बनेगी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जमीन की तलाश भी शुरू हो चुकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार नोएडा ग्रेनो में करीब 100 एकड़ की जमीन पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की प्लानिंग कर रही है। इसके लिए जमीन की तलाश भी शुरू हो चुकी है। यहाँ ओप्पो, सैमसंग, डिक्सन, हीरानंदानी ग्रुप, इन्फोसिस और TCS जैसी कंपनियां बड़ा निवेश कर सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोले तो दोस्तों इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री जो है ना, उनके कारोबार से संबंधित ज्यादातर चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही अगली खबर है, गौतम गंभीर ने राम मंदिर के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए दान किए और कही ये बात। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए दोस्तों धन संचय अभियान की शुरुआत हो चुकी है, आपको पता होगा, और तमाम लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दान भी कर रहे हैं। और इसी बीच अब पूर्व क्रिकेटर और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सांसद गौतम गंभीर का नाम भी सामने आया है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया। वाकई में मतलब इनके दिल को सैल्यूट दोस्तों। आप सभी जितना हो सके 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए जरूर डोनेट कीजिएगा। और साथ ही अगली खबर है, हीरो मोटोकॉर्प कंपनी जो है वो आज इतिहास रचने जा रही है। 10 करोड़ 2 व्हीलर के प्रोडक्शन का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी है ना, इसने मतलब 10 करोड़ प्रोडक्शन 2 व्हीलर का कंप्लीट कर दिया। अच्छा, साथ ही अगली खबर है, सभी के लिए एक से हो गोद लेने के नियम, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जी हाँ, ये जो बच्चों को एडॉप्ट करते हैं ना, एडॉप्शन गोद जो लेते हैं ना, उन पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो याचिका पर सुनवाई करेगा। एक याचिका थी ऐसी जिसमें एक कहा गया कि गोद लेने के जो नियम है वो सभी लोगों के लिए एक ही तरह के हो, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आप देखते हैं क्या फैसला आता है। और बाकी अगली खबर है दोस्तों, फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से खास ऑफर निकला हुआ है। सभी स्मार्टफोन पर 100% मनी बैक ऑफर मिल रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे यार फिर तो सभी फोन फ्री में मिल रहे हैं, है ना, तो फ्लिपकार्ट का ऑफर क्या आखिर मैं आपको बता दूं। दरअसल फ्लिपकार्ट का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक प्रोग्राम, और इसके तहत आप फ्री में स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। और इसके लिए कुल मिलाकर के आपको मोबाइल फोन खरीदते वक्त 12 महीने या 18 महीने का सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना पड़ता है, और सब्सक्रिप्शन का समय खत्म होने के बाद यूजर को उस स्मार्टफोन का 100% कैशबैक वापस मिल जाता है। कुछ इस तरह से प्लानिंगों के जरिए आपको कुल मिलाकर के फ्लिपकार्ट पर ये ऑफर मिल रहा है, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए, मेधा सर्वो ड्राइव्स को मिला वंदे भारत ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, मेक इन इंडिया पर जोर रहेगा। दरअसल भारत सरकार की महत्वाकांक्षी रेल योजनाओं में से एक वंदे भारत योजना है, और इसके लिए 44 नई रेलगाड़ियां बनाई जाएंगी। इसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनी मेधा सर्वो ड्राइव्स लिमिटेड को मिला, जो कि मेक इन इंडिया के तहत इनका निर्माण करेगी। तकरीबन 2211 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन इसमें पूरी ट्रेनों का जो मैप है ना वो इंडिया के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, तो उसमें मजबूती वगैरह और काफी कुछ चीजें बेहतर देखने को मिलती हैं, अच्छी बात है। इसके अलावा आपको पता होगा कल ही दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में भीषण आग भी लग चुकी थी, और इसके चलते 5 मजदूरों की जान चली गई। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश भी दिए हैं, और बाकी 5 लोगों की जान गई, उनको 25-25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया। वाकई में बहुत दुख की बात हुई, ये सीरम इंस्टीट्यूट की 6ठी मंजिल पर 5 लोगों के शव मिले थे। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं, तमिलनाडु में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 10,000 लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। दरअसल भारतीय राइडिंग कंपनी ओला और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी दोनों के बीच तेजी से काम बढ़ रहा है। बुधवार को ओला ने तमिलनाडु में भारत का सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए सीमेंस नाम की कंपनी के साथ साझेदारी की है। पिछले महीने ही ओला ने तमिलनाडु सरकार के साथ राज्य में अपना पहला प्लांट लगाने के लिए 2400 करोड़ की डील पर भी साइन किया था। और कुल मिलाकर के ये जो ओला का और सीमेंस का एक नया प्रोजेक्ट है ना, इससे तकरीबन 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और इनमें कंपनी का मकसद यही है दोस्तों की एक दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पर बने, जिससे कि लोगों को रोजगार तो मिलेगा, साथ में भारत का नाम भी रोशन होगा, तो अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट है, ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े संसाधनों से लेस होंगे स्कूल। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से इस तरह का प्लान भी मांगा, क्योंकि दोस्तों जब कोरोना संकट काल था उस दौरान सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन ही एकमात्र जरिया थी, और इसीलिए अब कुल मिलाकर के जितने भी स्कूल्स, कॉलेज, इंस्टीट्यूट वगैरह है ना, उन सब में लाइव क्लासेज और डिजिटल क्लासेज वगैरह ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम चालू रहे, या सिस्टम मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार रहे, ऐसा सभी सिस्टम को हमारे को बनाना है। ये कहा है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सभी राज्य सरकारों से इसको लेकर जवाब मांगा है, और देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस पर क्या कुछ अपडेट हमें देखने को मिलता है। जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बता दूंगा। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो उम्मीद है ये छोटा सा अपडेट इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको जरूर जानने में लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।